2 साल पहले रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ था। और जब युद्ध प्रारंभ हुआ था, आज भी वह युद्ध चल रहा है। बराबर रशिया की तरफ से भी बम, गोले, मिसाइल चल रहे थे। यूक्रेन की तरफ से भी बम, गोले, मिसाइल ये सब चल रहे थे। हमारे भारत के रहने वाले बहुत बच्चे यूक्रेन में या तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे थे, एमबीबीएस मेडिकल की कोई शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन्हें इस बात की चिंता हुई, रूस ताकतवर देश है, वहां से बराबर मिसाइल यूक्रेन के ऊपर चल रही है, कहीं हमारे बच्चे उसके शिकार न हो जाएं। तो उनका एक प्रतिनिधिमंडल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से मिला और मोदी जी से अनुरोध किया कि मोदी जी चाहे जैसे भी हो, हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकालिए, पढ़ाई हो अथवा न हो, उनको भारत ले आइए। बहनों भाइयों, भारत का कद देखिए। प्रधानमंत्री ने तुरंत रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और 22,500 हमारे भारतीय जवान यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है हमारे भारत की ताकत। इतना ही नहीं, कई ऐसी मिसाल मिलेंगी। योग यह भारत के ऋषियों और मनीषियों की देन है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में मान्यता दिलाने का काम भी यदि किसी ने दिया है तो इसी गुजरात की धरती पर खेल कूद कर बड़े हुए गुजराती मां की कोख से पैदा हुए नरेंद्र मोदी ने ही किया है। मेरे बहनों भाई, विश्व की सबसे बड़ी पंचायत संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रस्ताव पेश करना और यह बतलाते हुए कि योगा के क्या क्या लाभ होते हैं। कोई यह उम्मीद नहीं करता था कि दुनिया के बहुत सारे देशों का समर्थन इसे प्राप्त होगा, लेकिन जो प्रस्ताव पेश किया, आपने देखा कि दुनिया के 172 देशों ने इसका समर्थन किया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। यह भी श्रेय यदि किसी को जाता है तो भारत को जाता है। मेरे बहनों भाई, आतंकवादी वारदातों का जहां तक प्रश्न है, आए दिन आतंकवादी वारदातें होती थी कांग्रेस की हुकूमत में। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको मुंबई की 2008 में मुंबई की बहुत बड़ी आतंकवादी वारदात हुई थी। उस समय वहां के कांग्रेस के गृह मंत्री ने बोलते हुए कहा कि इस प्रकार की आतंकवादी वारदातें तो देश में होती ही रहती हैं, और यह सच भी है। उस समय कई राज्यों में आतंकवादी वारदातें उसके पहले भी और बाद में भी हुई थी। लेकिन बहनों भाइयों, आज देखिए, आज आपको आतंकवादी वारदात की हिंदुस्तान में कहीं देखने को और सुनने को नहीं मिलेगी। छिटपुट यदि कोई घटना हो गई तो कश्मीर में हो गई, लेकिन हमारे पड़ोसी देश को भी यह मालूम है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा है। भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह है भारत की ताकत। भारत निरंतर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरे बहनों भाइयों, याद दिलाना चाहता हूं आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भी कहा था कि मैं गरीबी को समाप्त करूंगा। इंदिरा जी आई, उन्होंने भी कहा कि मैं गरीबी को समाप्त करूंगी, नहीं गरीबी समाप्त हुई। राजीव गांधी जी आए, उन्होंने भी कहा कि मैं गरीबी को समाप्त करूंगा, नहीं हुई। मनमोहन सिंह जी आए, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, कहा गरीबी समाप्त करूंगा, गरीबी समाप्त नहीं हुई। लेकिन बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 वर्ष के अंदर ही वह करिश्मा कर दिया। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कह रही हैं, नीति आयोग कह रहा है। 8 वर्षों के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी किसी ने हासिल की है, तो हम लोगों की सरकार ने यह कामयाबी हासिल की है। लेकिन यह बातें हमारे जो राजनीतिक विरोधी हैं उनकी समझ में नहीं आती। वह कहते हैं कि जो कुछ भी इस देश पे हुआ है वह कांग्रेस ने किया है। बहनों भाइयों,
अभी आज मैं एक भाषण सुन रहा था कांग्रेस के नेता का, नौजवान नेता का, राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कि यहां पर ऐसे राजे रजवाड़े हुआ करते थे, ऐसे राजे रजवाड़े हुआ करते थे जो कि लोगों की जमीन उठाकर दूसरे को दे देते थे। बहनों भाइयों, गुजरात के लोगों ने देखा है कि कोई मां का लाल जमीन उठा के दूसरों को दे दे। राहुल गांधी, मैं बतलाना चाहता हूं, हमारे देश के राजे रजवाड़ों का जहां तक प्रश्न है, हमारे देश के राजे रजवाड़ों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक अपील पर अपनी सारी रियासत भारत में मर्ज करने का फैसला किया था। मैं राहुल गांधी, लेकिन वहीं पर जूनागढ़, हैदराबाद और भोपाल केवल 3 रियासत थी जिनके विलय के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा था। भारत के इतिहास की जानकारी नहीं है। और मैं यहां खड़ा हूं भावनगर में, कृष्ण कुमार सिंह जी को कोई भूल नहीं सकता। बहनों भाइयों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अपील पर उन्होंने अपनी इस रियासत का मर्जर किया था, विलय किया था। मुझे बतलाया गया कि पहले व्यक्ति थे। और जो मन में आता है वह कांग्रेस के नौजवान बराबर बोलते रहते हैं। बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। और आपने देखा होगा कि जब जब भी कांग्रेस की सरकार रही है उसके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन डंके की चोट पर आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूं, चाहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे हमारे मोदी जी की सरकार रही हो, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि किसी भी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा हो। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, क्या कारण है जब आपकी गवर्नमेंट आती है तभी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, और आरोप ही नहीं लगते हैं, सरकार के रहते हुए आपके मंत्री जेल में जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार पर एक भी आरोप 10 वर्ष गुजर गए नहीं लगा है। मेरे बहनों भाइयों, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक बार अपनी लाचारी, मजबूरी व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें, मैं 100 पैसा ऊपर से भेजता हूं लेकिन बामुश्किल 14 पैसा लोगों की जेबों में पहुंच पाता है। 56 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। 86 पैसा, 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। 14 पैसा लोगों के पास पहुंच पाता है। यह चिंता उन्होंने व्यक्त की थी। किसी ने उस चुनौती को नहीं स्वीकार किया। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार की चुनौती को किसी ने स्वीकार किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार किया। मेरे बहनों भाई, मुझे याद है पहली मीटिंग जब हो रही थी, मैं उस समय गृह मंत्री था भारत का, साथ बैठे थे हम दोनों लोग। जिस समय अधिकारियों की बैठक हो रही थी, वो अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे सभी नागरिकों को जिनके खाते न खुले हों खाते खोल दिए जाए। तो मैंने ये पूछा कि ये सारे लोगों के खाते खुल जाने चाहिए, समय सीमा भी उन्होंने निर्धारित कर दी, इसके पहले खुल जाने चाहिए। तो मैंने कहा इससे क्या लाभ होगा? तो उन्होंने कहा कि राजनाथ जी, मैं बाद में बतलाऊंगा। बहनों भाइयों, उसका करिश्मा देखा। जनधन और आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिमूर्ति तैयार कर दी कि आज दिल्ली के बैंक से 100 रुपया चलता है तो 100 का 100 रुपया आपके खाते में पहुंचता है। एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता है। भ्रष्टाचार भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, भ्रष्टाचार को कम करना है, मिनिमाइज करना है, सिस्टम में बदलाव लाकर किया जा सकता है। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। मनुष्य की कुछ स्वाभाविक कमजोरियां होती हैं, परिवर्तन होने में समय लगेगा उसमें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सचमुच सरकार चलाने की कला यदि किसी राजनीतिक पार्टी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। यह संदेश देने में हमें पूरी तरह से कामयाबी मिली है। और जहां तक विश्वसनीयता का सवाल है,
पहले नेता को देखते थे लोग तो कहते थे नेताजी हैं, जो झूठ बोले, जो कहे वह न करे, उसको कहते हैं नेताजी हैं। नेताजी तो ऐसे जो कहते हैं वह करते नहीं है। बहनों भाइयों, यह विश्वसनीयता का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, जो भारत की राजनीति में पैदा हुई थी, इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने सबसे पहले स्वीकार किया तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी कोई बात गलत हो आप निश्चित रूप से मेरी आलोचना कर दीजिएगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनसंघ के रूप में जब हम 1951 में काम कर रहे थे, पहला घोषणा पत्र हमने तैयार किया। उस समय भी कहा था हम आएंगे, जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत जो एक विशेषाधिकार प्राप्त है, स्पेशल स्टेटस प्राप्त है, चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे यदि हमको संसद में बहुमत मिल गया तो। उस समय के वादे को भी हमने याद रखा था। आपने देखा, आपने संसद के दोनों सदनों में हम लोगों को बहुमत दे दिया। बहनों भाइयों, चुटकी बजाकर धारा 370 को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। आज जम्मू कश्मीर का वही स्टेटस है जो हिंदुस्तान के सभी राज्यों का स्टेटस है। आज चले जाइए, पहले का कश्मीर, आज का कश्मीर बदला हुआ दिखाई देगा। इसका हमको और कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकती थी, भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती थी। मैं आया तो सुन रहा था, हमारे जीतू भाई बोल रहे थे राम मंदिर के बारे में। हम लोगों ने वादा किया था 1984 में ही, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। उन्होंने सही कहा। मैं सुन रहा था कि भाजपा ही ये कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बतलाएंगे। सही बात कही, क्योंकि मुझे याद है कि एक आंदोलन का नेतृत्व ढांचा गिरने के बाद मैंने किया था अयोध्या में, और उसके बाद कांग्रेस के लोगों की टिप्पणी यह आई थी जब हम लोग नारा लगा रहे थे। यह सच है, लेकिन देखा मेरे बहनों भाइयों, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर खड़ा हो गया। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, रामलला अपनी कुटिया से निकलकर, अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे बहनों भाइयों, भारत में राम राज्य के आगाज का संकेत हो चुका है।